Hello, friends. So today we will start the next topic, and this topic is too important, very important regarding the examination point of view, because this topic is having three articles, and one of article is every year coming into the examination. So the topic is, that is, electric field of dipole. क्या है? Electric field of dipole. ठीक है? What we have studied earlier, that is, yeah, in previous work we have studied only the electric field due to a point charge. Now this is very interesting that we have to find out the electric field of a set of charge, you can say, that is a dipole, means one positive and one negative. So for that, we must clear first of all that where, yeah, from the dipole, where we are going to find the electric field. So electric field of the dipole is calculated or evaluated under three headings: one, two, and three. What are these headings? First is axial position. Be careful, friends, because the name of the article and the resemblance of the concept may confuse you into the examination. क्योंकि वो पूछेगा और आप गलती से उस चीज को गलत समझ के दूसरा आर्टिकल करके आ जाते हैं, तो यू विल नॉट गेट मार्क्स. ठीक है? इसलिए मैंने इसको पहले, इनको फर्दर डेरिवेशंस को करने से पहले हमें पहले ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है कि इस बात का मतलब क्या है. तो सबसे पहले है दोस्तों अपने पास एक्सेल पोजीशन. क्या है? एक्सेल पोजीशन. ठीक है? और उसी का दूसरा नाम है एंडॉन पोजीशन. ठीक है? तो पहले इसको क्लियर करते हैं कि एक्सेल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन का मतलब डाइपोल के लिए क्या होता है. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या किया, अगर आपने एक डाइपोल बनाया, ठीक है, ये आपका डाइपोल है, और लेट मी टेक हियर नेगेटिव चार्ज, एंड लेट मी टेक हियर इट एज पॉजिटिव चार्ज. सो बी केयरफुल कि जो लाइन ज्वाइनिंग है बच्चों, अगर उसको दोनों तरफ अपन एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो व्हाट दिस लाइन कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल. क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? एक्सिस ऑफ डाइपोल. वेरी केयर, बी केयरफुल. ठीक है? ये ठीक हो गया. अब एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब हो गया कि द लाइन क्रॉसिंग, या लाइन, सॉरी, द लाइन पासिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द डाइपोल. ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ डाइपोल. नाउ इफ यू सिचुएट एनी पॉइंट, इफ यू सिचुएट एनी पॉइंट ओवर हेयर, जैसे आपने इसको यहाँ पे रख दिया पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, या बीच में रख दिया, या इधर रख दिया, ये सारे पॉइंट दोस्तों क्या कहलाएंगे? दीज ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड एज एक्सियल पोजीशन पॉइंट. ठीक है ना? लेकिन उसका जो विस्तार है, मतलब एक बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन है, वो क्या है? वो है एंड ऑन पोजीशन. तो अभी अपन अगर तो अंदर आ गए, ठीक है, जैसे अंदर आ गए, ये केस अपन तब करते हैं जब हमें पूरा थीम क्लियर हो जाता है. अभी हमें इसको एक्सेल पोजीशन को क्या मान के चलना है? एंड ऑन पोजीशन. मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिसको अपन पी लेते हैं हमेशा दोस्तों, तो वो कहाँ पर है? वो पहले तो एक्सिस के ऊपर है, और साथ में वो एंड ऑन पोजीशन, मतलब सिरे की तरफ है. ठीक है ना? तो एंड ऑन, एंड का मतलब समझाना कि सिरे की तरफ. ठीक है ना? तो ये इस तरफ कहीं भी रखा जा सकता है, और यहां भी रखा जा सकता है, क्योंकि यहां होना कहलाएगा एक्सियल पोजीशन. ठीक है ना? और एक्सेस के ऊपर भी होना और सिरे डाइपोल के थोड़ा बाहर होना, ये कहलाएगा एंड ऑन पोजीशन. ठीक है? तो दिस इज वेरी केयरफुल, बी केयरफुल कि भाई ये अपने को पहले समझना कि एक्सेल और एंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या हुआ. ठीक है? नाउ further, the second position we are taking as, this is equatorial position, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, या इसका एक और मीनिंग है, वो है ब्रॉड साइड पोजीशन. तो दोस्तों गलती कहाँ होती है? एंड ऑन पोजीशन में और ब्रॉड साइड पोजीशन के नाम से. ठीक है? तो आपको पता ही है कि आप जब किसी चीज को याद करना हो दोस्तों, तो एक जैसे अपने को जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है कॉन्सेप्ट्स को लेके, तो आपको एक चीज को रट लेना है कि हाँ, एंड ऑन मतलब कि एक्सेल पोजीशन पे चलना है. तो दूसरा जो भी हो वो उससे उल्टा ही होगा, मतलब समथिंग डिफरेंट होगा. तो एक चीज को जब अपन याद करेंगे एक कॉन्सेंट्रेशन से, तो दूसरा अपने आप वो अलग ही मैनिपुलेट होगा, तो आपको लर्निंग में दिक्कत नहीं आएगी. तो एंड ऑन का मतलब समझ जाना, एक्सिस वाला पॉइंट. और ब्रॉड साइड का मतलब जो है वो ये है दोस्तों, कि अगर हम फिर से एक डाइपोल बनाए दोस्तों, ये,
ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लिया था, ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पॉजिटिव ले लो, यहाँ नेगेटिव ले लो, ये तो डाइपोल ही रहेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये आपको मालूम है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, और इस डाइपोल को अगर मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन जो इस डाइपोल को बिल्कुल आधे आधे काट दे दोस्तों, और वो लाइन उसके ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये जो पॉइंट, अब आप समझ गए होंगे कि अब अपने को पॉइंट्स को कहाँ पे उठाना है, इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे तो एक्सेल हो जाएगा, इसको तो ले नहीं सकते अपन, लेकिन जब इसके थोड़ा सा बाहर चलना है, और ये जो लाइन है, जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है दोस्तों, यहाँ पे जो पी आएगा जहां भी बैठा लो, तो ये वाला पी जो है वो कहलाता है ब्रॉड साइड पोजिशन। क्या कहलाएगा, ब्रॉड साइड पोजिशन। तो असेंशियल क्या है इसमें कि डाइपोल लेंथ के ये परपेंडिकुलर लाइन होती है दोस्तों, जहां पे अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बैठेगा तो उस पोजीशन को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ब्रॉड साइड और इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। अब वही है कि उस टाइम पे जो वो लैंग्वेज यूज करेगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब आते हैं तीसरे बिंदु पे, ये है दैट इज 3 जनरल पॉइंट और एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, और ये तो मतलब पूछो मत, ये तो और जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। और ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में भले ही काम आएगा, लेकिन ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए जनरल पॉइंट में क्या रहेगा दोस्तों, इफ यू आर टेकिंग अ अगेन अ डाइपोल इन दिस सेंस एंड वी आर प्लेसिंग द चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब जनरल पॉइंट का मतलब होता है कहीं भी। क्या होगा दोस्तों, कहीं भी। तो कहीं भी का मतलब क्या हो गया कि इट मे बी ऑन द परपेंडिकुलर और इक्वेटोरियल पोजीशन दोस्तों, इट मे बी ओवर द दैट इज एक्सल पोजीशन दोस्तों। अब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ और यहाँ होना तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, और पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, इस पूरे के पूरे क्वाड्रेंट में अपन घूम सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक एज्यूम कर लेंगे, बाकी फिर आप समझ ही जाओगे। अगर पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये क्या है, ये है जनरल पॉइंट। ठीक है, तो इस जनरल पॉइंट को क्या बोलेंगे कि ना तो ये अभी फिलहाल कहीं भी हो सकता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो जनरल पॉइंट मतलब कि इट इज मेकिंग सम एंगल with the dipole length. Let me take this as theta. This angle was 90 degree. This angle was 0 degree. And this is something different from 0 and 90. तो एनी पॉइंट मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर प्लेन में इसको देखें तो ये 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, तो इन चारों के चारों क्वाड्रेंट में ये हो सकता है। तो इस पॉइंट को या इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं जनरल पॉइंट और एनी पॉइंट। बी केयरफुल। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तभी जाके अपन आगे बढ़ पाते हैं दोस्तों, अदरवाइज ये चीज काफी जो, तो इसमें मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। एवरी ईयर वन आर्टिकल फ्रॉम दिस और दिस इज कमिंग इनटू द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, हमेशा इसका आता है। इसके जो दोस्तों तीनों ग्राफ हैं, वो ग्राफ जो है वो नीट और जेई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सोच लीजिए कि इन आर्टिकल्स को आपको बिल्कुल अच्छे से मक्खन बनाना है, अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करनी है। टफ कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके पक्के हैं तो ये आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको बस फोकस रखना है, पहले क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि अपन किन चीज़ों को कैसे करके सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इन आर्टिकल को आगे करने से पहले हम लोग कुछ टूल सीखेंगे, और वो टूल हमें बिल्कुल मदद करेंगे। वो ये है दोस्तों कि जब भी अपन ने किसी पॉजिटिव चार्ज की बात करी है और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करी है, ठीक है, उसी तरह से जब भी अपन ने नेगेटिव चार्ज की बात करी है और फिर से एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करी है, तो हमें कुछ समझना है यहाँ पे। वो ये है कि इफ वी आर टेकिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, देन दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब वो बाहर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन मीनिंग क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे लिखी जाएगी, यू नो दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ को हो जाएगी, आउटवर्ड। तो उसी तरह से दोस्तों जब इस वाली बात की आएगी तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड। तो चीज वही रही, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द बोथ सेट ऑफ द चार्जेस वुड बी
अपोजिट, विल बी अपोजिट। ठीक है, अब ये हो गया, ये चीज आपने ध्यान में रख ली। ठीक है, अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस आर है और ये भी डिस्टेंस आर है पॉइंट ऑफ पी ऑब्जर्वेशन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? यू नो द फार्मूला, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्रेशन। ये हो गया इसका मोड। अब वेक्टर लगाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर कैप। यहाँ भी वेक्टर लगाओगे, ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ भी क्या लिखोगे? आर कैप। बट देखने वाले को और लिखने वाले को पता है कि आर कैप का मतलब यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आर कैप जो है वो आउटवर्ड है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आर कैप कैसे आएगा दोस्तों? इनवर्ड। ठीक है, तो नॉलेज को साथ में चले, रट्टा नहीं मारें। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि अगर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लेते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की है कि नेगेटिव चार्ज की है। पॉजिटिव चार्ज की होगी तो आउटवर्ड लेनी होती है, उसका धक्का बाहर को लगता है, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ को लेते हैं दोस्तों? इनवर्ड। तो ये चीजें आपके लिए टूल बनेंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, उसका फार्मूला आपको पता है, इसको अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन और चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर लेते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं। तो ये तो आपको अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, so now we will start the main article. The first one is axial position। पहला आ गया हमारा दोस्तों axial position। तो अब क्योंकि हम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं कि axial position कहाँ लेनी है अपने को, तो दोस्तों हमने ले ली है। वो ये है कि axial position भी है, और आपको पता है इसका दूसरा नाम वो है एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो अब अपन इसको करते हैं। ये पी पॉइंट जो है आपको पूरा प्लेटफॉर्म खुद लिखना है, ठीक है ना, मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। कि लेट अस कंसिडर ए डाइपोल ऑफ चार्ज क्यू एंड ऑफ लेंथ 12। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल। उसके बाद लेट पी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल। बच्चों इसमें जो फिजिक्स है वो आपको समझनी है कि फिजिक्स क्या लग रही है कि अरे यार डाइपोल ले रहे हैं और चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये कहीं ना कहीं से जो फिजिक्स को अच्छे से डीपली सोचते हैं तो ये सोचेंगे कि यार इसमें तो दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट होगा, तो वो तो जीरो हो जाना चाहिए। तो वही चीज को अगर आप सोचते हैं इस तरह से, तो आपको क्लियर होगा कि जीरो कब होगा और जीरो कब नहीं होगा। ये सारी चीजों को आप दिमाग में लेके चलेंगे तभी आप बोर्ड के रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बोर्ड आपसे 4 कदम आगे चलता है दोस्तों, इसका ध्यान रखें। फिजिक्स का पेपर पूरा कॉन्सेप्शनल होता है, और अगर आप डीपली किसी चीज को नहीं सीखते हैं तो आप सिर्फ पास मार्क ही ले पाओगे। और अगर आप सोचते हैं कि मुझे अच्छे से मार्क्स लेना है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब लेमैन कैन नॉट डू एनीथिंग। वो आपको कंसंट्रेशन से काम करना है, रेपिटेशन पे ध्यान देना कि भाई अपन कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका थीम क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और क्या क्या हो सकता है। जब इस तरह की बातें की जाएगी तब आप सीबीएसई जैसा सोच रहे हो। लेकिन अगर आप पैरेलल जैसे डेरिवेशंस करके बैठ गए और बस हो गया अपना काम, वो आपका धोखा है, क्योंकि सीबीएसई वहां पे जहां सोचना खत्म करेंगे वहां से वो स्टार्ट करेगा दोस्तों। इसलिए पहले से मैं आपको अवेयर करता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ, तो फिजिक्स को बिल्कुल कैजुअल तरीके से ना पढ़ें, क्योंकि पिछले 4 5 6 सालों में यही होता आ रहा है कि फिजिक्स का पेपर ही सबसे ऊपर या टफ लेवल पे पूछा जाता है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि भाई लास्ट टाइम भी पेपर बहुत मतलब आया था, अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं माना जा सकता कि उसमें आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो इसी चीज के लिए बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन आप प्लीज इसको ध्यान में रखें। हर चीज सोच के चलना है अपने को, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे खड़े थे दोस्तों, और ये सारा प्लेटफॉर्म अपने बना लिया है। और हमने क्या बोला कि डाइपोल का जो मेजरमेंट है, जिस तरह से अपन लोग मिरर्स में, लेंसेज में लेंथ को मापते हैं, तो हम हमेशा मिरर में पोल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट है। उसी तरह से ही हम लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर का यूज करते हैं। तो डाइपोल में जो मेजरमेंट होती है बच्चों, वो उसके सेंटर से की जाती है। तो ये हो गया इसका सेंटर जहां से इसकी मेजरमेंट की जाएगी हर चीज की। अब जो मैं बात करने जा रहा था कि भाई अपन डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो चले हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट आता है कि दोनों की फील्ड अपोजिट होगी तो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बी केयरफुल, वो कैंसिल क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोनों फील्ड जो है चार्ज पे डिपेंडेंट तो करती हैं, साथ में
डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। इसलिए किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर तभी होगी जब डिस्टेंस भी सेम होगा और चार्जेस का एक्शन या चार्जेस की जो फील्ड है वो भी जो है वो उस तरह से काम कर रही होगी कि मतलब जैसे अगर सेम चार्जेस है वो, तो अपन को पता है कि वो एक तरफ हो जाएगी, और दोनों अपोजिट हैं तो वो अपोजिट हो जाएगी। तो ये सारे केसेस हम जस्ट इन आर्टिकल्स को करने के बाद करेंगे। तो मेरी जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल रहे हैं दोस्तों, तो वो ये है कि हम लोग इस बात पे ध्यान भी देंगे कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए जो है यहाँ निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों चार्जेस का डिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट के लिए डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगी। तो वही हम करने जाएंगे कि डिफरेंट होना मतलब कि उसका टोटल क्या होगा, उसका नेट क्या होगा, वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया दोस्तों, प्लस चार्ज। लेट मी टेक दिस पॉइंट एज ए, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज बी, एंड ऑलरेडी वी हैव टेकन सेंटर ओ एंड द पॉइंट पी, दैट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब बी से हम पी को देखेंगे। तो बच्चों आप बिल्कुल केयरफुल हो जाएं कि यहाँ पे मैंने सिखा दिया था आपको कि जो बी चार्ज जो यहाँ पे रखा है, तो हम इसको मैग्नीट्यूड में दोस्तों क्यू मानेंगे, इसको भी क्यू मानेंगे। ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है। तो इसकी जो फील्ड यहाँ पे लगी उसको हमने फिलहाल नाम दे दिया दोस्तों E1। ठीक है, और E1 वेक्टर नाम डाल दिया। ठीक है, तो क्योंकि इसकी फील्ड अब इसी इसी की तरह माइनस क्यू चार्ज की फील्ड यहाँ पे कैसे मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी विपरीत दिशा में। ठीक है, और आपको मालूम है कि लाइन ऑफ एक्शन तो वही रहता है जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होता है। तो एक्सल पे इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आएगा। तो लेट मी टेक द E2 एज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द माइनस क्यू चार्ज ओवर दिस पॉइंट। ठीक है, तो वो अपने को पता है कि वो इस तरफ है। क्लियर हो गया सबको दोस्तों, तो ये चीज अपने को पहले ध्यान रखनी है। तो अगर अपन बी से देखेंगे तो E1 क्या है, टूवर्ड बीपी। अगर अपन ए से देखेंगे तो ए की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है दोस्तों, B2A, B2A या फिर P2A। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पंच था जो क्लियर किया अपन ने। और ये जो एंगल होगा बिल्कुल क्या है, आप इसको डिसीजन ले सकते हैं, दिस एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका प्लेटफॉर्म आर्टिकल का कि हम क्या करने जा रहे हैं। और बस अब आपको बहुत इजी लगेगा। अब देखो हमें पता है कि वेक्टर अलजेब्रा में अपना सीखा कि दो फोर्स है मान लो, दो वेक्टर्स मान लो जो पी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इनका जो परिणाम निकलेगा वो सीधा क्या होगा, -2, मतलब कि दोनों को अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये आर्टिकल दोस्तों कितने नंबर का आता है बोर्ड में, आप यकीन नहीं करेंगे, ये आता है 5 नंबर का। ठीक है ना, तो 5 नंबर के हिसाब से आपको हर इंग्रेडिएंट जो भी इसमें मतलब बोल सकते हैं यूज होंगे, वो बहुत प्रॉपरली आपको रखने हैं। जैसे आपका डायग्राम आपको दिख रहा है, तो डायग्राम के भी मार्क्स होंगे बच्चों। ये मार्क्स, इस पूरी डायग्राम का मार्क्स अगर लेबल्ड करके आप बनाते हो तो ये 1 नंबर का होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं, लिखना है इसको मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P। ठीक है, सो टेक दिस एज यू हैव टेकन दिस सिंबल ऑल्सो। E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon। नाउ you always supposed to take the mode of charge, then this is Q। फर्दर दैट इज Q से, Q रखा है अपने B पर, तो हमें लॉजिकली क्या लेना है इसको, BP एज ए डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब E1 वेक्टर अपन ने यूज किया है, तो ये आप इसको दिशा शो करने के लिए बीपी डिस्टेंस है, तो आप ऐसे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा। क्या, बीपी यूनिट वेक्टर अपन ने इस तरफ लिया इसको। ठीक है, अब इसके असली शक्ल में अपन चलेंगे, यही स्पेस बचा लेते हैं अपन। तो दोस्तों ये हो जाएगा E1, अब मोड में लिख सकते हैं आप लोग, या चलो ठीक है कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। ये क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon नॉट, ये आ गया Q। और अब देखो बीपी को ढंग से देखना, बी केयरफुल। बीपी डिस्टेंस ये है, लेकिन हमें सेंटर से रिलेट करना है दोस्तों। तो कैसे होगा, हमें इस पूरे डिस्टेंस को क्या लिया था, आर, और उसमें से अगर ये वाला डिस्टेंस डिलीट हो जाए, जो कि क्या है, एल है, आधा है ना, ये भी क्या है, एल है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, उसमें से ये डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास बीपी आ जाएगा, और हम लोग बड़ी आसानी से इसको लिख पाएंगे दोस्तों, क्या, आर एल, क्या लिख पाएंगे, R - L का होल स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पे अभी अपन क्या लिख सकते हैं, हमें कहाँ से चलना है, बी से पी की तरफ, तो बी पी का एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब आप सीख चुके हैं इसको। अब बोर्ड इसको क्या करेगा, कंसिडर भी करेगा कि आपको सब कुछ आता है अच्छे से। अब इसको आप मोड में लिख सकते हो क्या, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मतलब जो प्लस क्यू चार्ज ने इस पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी है दोस्तों, वो हमने लिख ली। अब नेक्स्ट केस में क्या करोगे दोस्तों, नेक्स्ट केस में ऐसे करके लिखोगे और टाइम बचाओगे, ये 12th में अलाउड होता है। सिमिलरली फॉर माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी उसकी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज। अब डिस्टेंस की जब बात आएगी तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है P और ये है A, तो आप ऐसा सोच लो कि ये सारा डिस्टेंस लेना अपने को, तो अपने को यहाँ तक तो दोस्तों दिख ही रहा है, ये R है ही, और यहाँ पे प्लस L जोड़ देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो वेरी सिंपल, इट इज R प्लस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और अब सबको पता है कि ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और आपने क्या दिशा शो की है, E2 है, यहाँ पे वेक्टर भी लगाया हुआ है। तो बच्चों मैं इस चीज़ पे जरूर एम्फेसाइज करूंगा कि आप जब भी फिजिक्स की डायग्राम बनाए तो उसमें आलस नहीं करें, उसको प्रॉपर लेबलिंग करेंगे तो आपकी कॉपी जब अच्छे मार्क्स पे जाती है तो वो बारीकियां उसमें देखी जाती है, नंबर काटे जाते हैं। इसलिए वहां पे अगर आपने लेबल किया और यहाँ नहीं लिख रहे हो तो वो सही है कि आपने सही किया, कि पता है कि यार E2 बच्चा शो तो कर रहा है, ये शो कर रहा है क्या, कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ड है। तो वहां पे अगर आप नहीं भी लिखते हो अलोंग PA, लेकिन आपने यहाँ पे लेबलिंग की है तो यू आर इक्वली क्रेडिटेबल। ठीक है ना, इस इसको ध्यान में रखें। तो E1 दिख गई वैल्यू में, E2 भी दिख गई, और आपको पता है कि दोनों विपरीत है, तो इसका मतलब ई नेट जो है दोस्तों अब आप निकालेंगे। तो ई नेट कैसे निकलेगी, ई नेट निकलेगी दोस्तों, that is E1 minus E2. Why it is so? Because both field are working oppositely over the point of observation P. So let us proceed further. इसको जैसे ही अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये आएगा ई नेट, और हम लोग क्या करेंगे, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ, देखो इन दोनों डेरिवेशंस को अपने को माइनस करना दिख रहा है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि Q और 4 पाई एप्सिलॉन जो है दोनों जगह कॉमन है, तो अपन इसको पहले ही बाहर निकल देंगे और ये निकाल देंगे, और एक कितना आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन, और अंदर जो दोस्तों बचेगा वो बचेगा R-L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉमन टर्म बाहर निकाल ली और जो बचा है वो अंदर ले लिया दोस्तों और उसको लिख लिया। अब जो हमें ये दिख रहा है इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो है बिल्कुल सिंपल मैथ्स लगना है और बिल्कुल केयरफुली देखें कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका देखिए कि इसमें हमें जो छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं वही है कि ये जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा दोस्तों, R-L होल स्क्वायर R+L होल स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ना। फिर आपको पता है कि ये चीज कहाँ जाएगी, इधर 20 बार सिखाता हूँ स्ट्रिक को, और ये चीज कहाँ आएगी, इधर आ जाएगी। तो अपन कैसे लिखेंगे, R+L का होल स्क्वायर, और ये -20 का बना रहेगा, और ये हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखें कि भाई मैंने क्या किया है, और ये छोटी क्लासेस वाला ही काम है। ठीक है, अब जो है दोस्तों अब आएगा ट्रिक और मैथमेटिक्स। ठीक है ना, तो ट्रिक और मैथमेटिक्स क्या है, आप क्या करोगे, आपको जो ये R+L दिख रहा है दोस्तों, इस पूरी टर्म्स को अपन क्या मान लेंगे दोस्तों, एक एक यूनिक टर्म मान लेंगे। जैसे अपन इसको क्या ले लिया, x। ठीक है, और ये जो R-L है दोस्तों, इसको यूनिक टर्म मान लेंगे y। ठीक है, तो अब आप मैथ्स को देखें, वो ये हो गया कि अगर R+L क्या है दोस्तों, x है, तो ये क्या बन गया, x होल स्क्वायर, और y क्या है, R-L क्या है, y है, तो ये क्या बन गया दोस्तों, -y स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में, ये टूल है मैथ्स का। ठीक है, तो उसी तरह से अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये हो गया दोस्तों R+L का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, R-L, ये कितना हो गया, y स्क्वायर। तो ये टर्म जो है दोस्तों ऐसे दिखनी चाहिए। ठीक है, ये अपने को दिख भी रही है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यही इसमें ट्रिक है जो अपन यूज करेंगे। तो अब अपन लिख रहे हैं इसको, ये आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज किया दोस्तों। और यहां से अब समझना बिल्कुल स्लोली, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर ये पूरी टर्म है, तो हमें क्या लिखना है, मैं यहाँ पे पता है ना क्या, इसको कैसे लिख सकते थे अपन, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यही चीज मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमें यूज तो करना है, लेकिन यूज क्या करना है, एक्स को पूरा आर प्लस एल, तो क्या हो गया, एक्स एज ए आर प्लस एल, है ना, और उसके बाद क्या है, एक्स प्लस बाई, बाई क्या है दोस्तों, आर माइनस एल, तो एक्स प्लस बाई, ठीक है, भले ही ब्रैकेट बड़ी यूज कर सकते हैं बाहर, एक्स प्लस बाई हो गया दोस्तों, ये हमने एक्स प्लस बाई, है ना, और दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज किया, तो एक्स प्लस बाई अंदर यूज हो गया, और ये ब्रैकेट अपन ने क्लोज कर दी। फिर क्या आएगा दोस्तों, दैट इज एक्स प्लस बाई, अब आएगा एक्स माइनस बाई, एक्स प्लस एक्स क्या है फिर से आर प्लस एल, और माइनस आएगा यहाँ पे, और अंदर क्या आ जाएगा, आर माइनस, जो अपने वाई लिया था वाई क्या आर माइनस एल, तो ये लिख लिया आर माइनस एल, और ये क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज। तो बिल्कुल सावधान रहे, ये छोटी छोटी चीजें अपने 7th 8th में की होती हैं, लेकिन कई बार हमें यहाँ पे छोटी सी गलती जो है पूरी आर्टिकल का बर्बाद कर देगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस तरह से मैनिपुलेट करके अपना लिख लिया। और दोस्तों यहाँ भी देखें कि जब दो टर्म अलग अलग हो और उनकी पावर सेम हो, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स बाई का होल स्क्वायर, इसलिए साथ में फार्मूला लिखा, बी केयरफुल। तो हमने क्या किया, रेंडाइसिस रूल से बेस सेम नहीं थे, पावर सेम थी, तो बेस को इनटू करके पावर को ऊपर ले जाते हैं, ये क्या है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अब इसको यहां भी यूज करेंगे दोस्तों, कैसे यूज करेंगे, नीचे क्या था, आर माइनस एल आर प्लस एल, इंटू में है तो उसको सैफल कर सकते हैं, 3 4 जा 4 3 जा, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया दोस्तों आर प्लस एल, ठीक है, इंटू आर, सॉरी आर माइनस एल, और सारे का क्या ले लिया, होल स्क्वायर। इफ यू कंफ्यूज सी दिस फार्मूला, ठीक है ना। बस अब आगे देखें ध्यान से, आगे क्या रहेगा, आगे जो है दोस्तों ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब इसको अंदर के अंदर देखें दोस्तों, यहां से ये सारी टर्म प्लस हैं दोस्तों, ये देखो आर प्लस एल, फिर प्लस आ गया, इंटू नहीं है, याद रखें, तो प्लस है तो ये सब कुछ खुल जाएगा, बिल्कुल सिंपल ब्रैकेट हट जाएगी, और आप देखेंगे कि इसमें आपका एल एल से कट जाएगा, और आर आर में जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, 2R, वेरी सिंपल। और फिर ये चीज अंदर के अंदर सॉल्व हो गई, हमने ब्रैकेट में लिख ली, और अभी ब्रैकेट चालू हो गई, इसको देखें। अब इसको देखना है तो यहाँ माइनस बाहर है दोस्तों, तो ये कैसे खुलेगा, माइनस के आर, और माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा। अब इसमें आर जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और एल क्या बन जाएगा, 2L, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, ये आ गया। और अब आगे ध्यान दें, ये बाहर की ब्रैकेट को ना छेड़ें, इसको रहने दें यहीं पे, ठीक है। और अंदर देखें, अंदर अपने आप क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो वी शुड राइट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि अंदर सॉल्व हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से ये आर्टिकल अब बिल्कुल आपके हाथ में है, कगार पे आ गया है, ठीक है। ये देखो अब दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में ये सीख चुके थे कि द वैल्यू ऑफ ईदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल इज टोल्ड एज डाइपोल मोमेंट, इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 2L और Q को मिला के क्या लिख सकते हैं, P, क्या लिख सकते हैं, P, है ना, ये फार्मूला, P इज इक्वल टू Q अपॉन इंटू 2L। दोस्तों रिवाइज जरूर करिएगा चीजों को, नहीं तो अपना सारा काम जो है वो व्यर्थ जाएगा जो अपन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये कितना हो जाएगा, 2L और इंटू क्यू, और 2R से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2PR, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इस चीज को रखा। और दोस्तों नीचे क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से अपने पास क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये आर्टिकल फिलहाल बाइंड अप होता है, फिलहाल बाइंड अप होना मतलब कि यहां तक ये आर्टिकल किया जाता है। तो इसके बाद फिर अपने को जो है, ये करने के बाद अपने ई नेट तो निकाल लिया, ठीक है। अब अपन इसमें एक छोटा सा काम करते हैं, वो ये है कि
प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली जब अपन बच्चों डाइपोल प्रैक्टिकली देखते हैं तो डाइपोल जो है, आप इमेजिन करो, इट इज जस्ट सिंपली अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl और H2O। ठीक है। अब आपको पानी का मॉलिक्यूल कभी दिखा है खुली आंखों से? नहीं दिखेगा, बल्कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, उस वो दिखेगा आपको एक बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे। तो अब आप ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में प्रैक्टिकली जो डाइपोल होता है दोस्तों, डाइपोल का जो डायमेंशन है वो काय में चला जाता है, ऑंगस्ट्रॉम में। क्या होता है ऑंगस्ट्रॉम? 10⁻⁻10 मीटर में। मतलब कि उसकी लेंथ जो है वो कैसी है, बहुत ही छोटी है, निग्लिजिबल है। ठीक है, इसलिए हम अपने को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, अपन ऐसा ले सकते हैं कि केस केस एक ही होता है इसमें, जो एल है दोस्तों वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, किसके मुकाबले? आर के, क्योंकि आर तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की दूरी है, इसलिए एल को अपन इग्नोर करेंगे दोस्तों। और अपना जो मैंने स्टार्टिंग लिया था ई नेट से, ई नेट ये अपना निकल चुका था, इसमें अब थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा 2PR और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे मैथ्स क्या हो जाएगा, एल अपन ने क्या किया, हटा दिया। एल क्यों हटा दिया? उसको सोचा कि तू है ही नहीं, ठीक है ना, तू है ही नहीं। तो जब ये इसको नहीं सोचेंगे तो क्या बचेगा, ये देखो, आर का स्क्वायर अंदर रह जाएगा सिर्फ, और बाहर के स्क्वायर से मिलके क्या बन जाएगा, R⁴ राइट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अब आप देख रहे हैं कि आर से एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और लास्टली आपके पास बचेगा, दैट इज 2P, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, R⁵। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट, और यही जो है आपकी न्यूमेरिकल में इसको मैक्सिमम अपन यूज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली यही होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस डेरिवेशन। अभी केसेस थोड़ा बाकी है। यहाँ तक आप देखें कि हमने क्या देखा है, कि ये चीज जो हमने करी है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, तो ये भी रिजल्ट ही है, ये भी सही है, और ये उसकी थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन है, तो ये आपने याद रखना है। अब दोस्तों इसमें जो है अगला पार्ट क्या रहेगा, अगले पार्ट में दोस्तों ये देखें कि अपना ये रिजल्ट आ चुका है, और अब हम फोकस करेंगे इसके अगले जो CBSE की जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो यहाँ के बाद स्टार्ट होंगे, बी केयरफुल। तो हमने क्या किया, हमने ई नेट समझ लिया है। ई नेट जो है किसी भी एक्सेल पॉइंट पे कितना आ रहा था, अपने लिख लिया 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R⁵। दोस्तों अब इसमें अपने को जानकारी क्या लेनी है, जानकारी ये है, ये, ठीक है। इन लोगों को आप ध्यान से देखें तो P इज कांस्टेंट, वाई, चार्ज और लेंथ तो फिक्स है, वो को जाएगा नहीं। तो P कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पे एक रिलेशन लिखा जाए तो E नेट जो है दोस्तों वो कैसे होगी, ओनली रिलेटिंग टू R⁵, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, कि यहाँ पे आपको मालूम है कि जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 2P/4 पाई एप्सिलॉन। और जब इसको प्रोपोर्शनलिटी में अगर कांस्टेंट को समझ लें अपन, तो लिख देते हैं अपन ई नेट प्रोपोर्शनल टू 1/R⁵। ठीक है, तो ये अपने को दिख गया। अब ये आपको याद रखना है दोस्तों कि ग्राफ जब भी बनाए और x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हो, ठीक है ना, तो वो ग्राफ हमेशा कैसे आता है, पैराबोला, याद रखें। ठीक है, और स्क्वायर होगा तो भी पैराबोला रहेगा, और जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती चलेगी ये पैराबोला ही रहता है। डोंट मेक दिस की डिक्लाइन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन बना दिया, स्ट्रेट लाइन इज नॉनसेंस, ठीक है ना। तो इस स्पेशली जो बायो स्टूडेंट है, क्योंकि मैथ्स वाले तो इन चीज़ों को करते हैं, पैराबोला हाइपरबोला ये सब पढ़ा जाता है, लेकिन जो बायो वाले हैं बस जो मैं चीज़ें बताता हूँ उसको बस रटना है, उसको समझ में रखना है कि जब भी रिलेशन आएगा x प्रोपोर्शनल टू 1/y, 1/y², 1/y³, 1/y4, ये चलता जाएगा, तो हमेशा जो ग्राफ है वो घटेगा, ये तो दिख रहा है, लेकिन दिखाना कैसे है, पैराबोलिकली, नॉट स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बस अब आपको टूल आ गया है, तो आपने क्या किया, आर कहाँ पटक दिया, यहाँ पे, ई कहाँ पटक दिया, यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये, तो एक्सेल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, वो कैसा करेगी, वो पैराबोलिकल वेरिएशन शो करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब अगला चीज जो है वो सीखना अपने को, ये भी हो गया। तो ये बच्चों ऐसा सोच सकते हैं कि ये हमने इसका केस कर लिया है ग्राफ का, तो इसको ग्राफ को अच्छे से समझ लें। और
अब जो है एक और चीज आपको मैं सिखाना चाह रहा था कि इसमें जो बोर्ड में रीजनिंग आती है वो रीजनिंग किस तरह की होती है कि अगर अपन ने फिर से एक डाइपोल लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया दोस्तों। अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि क्या एक्सेल पोजीशन पे कोई ऐसी पोजीशन होती है जहां पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए? तो हाँ जी होती है। कैसे होती है ये देखिएगा। कहाँ होगी? अगर अपन सोचो कि अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी चार्ज बैठा दे क्यू नोट, ठीक है। अब क्यू नोड के हिसाब से क्या हो जाएगा? क्यू नोड के हिसाब से ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको खींचेगा, समझ आ गया? और फिर ये चार्ज क्या करेगा? ये इसको धकेलेगा। ये देखो ब्यूटी, ठीक है। इसका मतलब अगर अपन मिड पॉइंट पे बैठे, अगर अपन मिड पॉइंट पे बैठे दोस्तों, तो मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये भी डिस्टेंस आर है और ये भी डिस्टेंस आर है। इसका भी डिस्टेंस सेम है, इसका भी डिस्टेंस सेम है, इसका भी मोड सेम है, इसका भी मोड सेम है। ये भी अपने के पास माइनस क्यू है बस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी का मैग्नीट्यूड और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी का मैग्नीट्यूड दोनों न्यूमेरिकली जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2E, बिकॉज ई वी आर प्रैक्टिकली टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ चार्जेस। इसलिए ये वो पॉइंट होगा जहां पे फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी दोस्तों। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लेकिन क्या, अब प्रश्न ये आता है कि क्या ऐसा भी हो सकेगा कि इलेक्ट्रिक पोजीशन के ऊपर कोई ऐसा बिंदु मिल जाए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए? तो आप इसमें ब्रेन का यूज करें कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। जब अपन दोस्तों यहां पहुंचेंगे इस तरफ जो हमने अभी किया, तो यहाँ पे ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक की इस तरफ है और एक की इस तरफ है। तो यहाँ संभावनाएं हो सकती थी कि अपने पास क्या हो जाती? अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांस था। लेकिन दोस्तों ये जीरो क्यों नहीं हो पाएगा? कि जब अपन इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो दोनों का डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन एक का डिस्टेंस हमेशा डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी दोस्तों। अब ये पास हो जाएगा तो ये दूर हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेल पोजीशन पे किसी परफेक्ट डाइपोल के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो मुमकिन हो पाता है दोस्तों कब? जब हम प्रैक्टिकली ऐसा सोचते हैं। देखो ये भी सारी चीजें सोच के चलना कि बोर्ड की रीजनिंग बहुत जबरदस्त होती है। अगर हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो अगर E1 और E2 को आइडियल डाइपोल के लिए यहाँ पे तुम जीरो देखना चाह रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब, क्योंकि आपको मालूम है कि इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे क्यों वीक पड़ गई? डिस्टेंस की वजह से। हालांकि चार्ज दोनों सेम थे। तो फिर क्या ऐसा किया जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए? तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अब क्या पॉइंट होना चाहिए। इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही शर्त पे बड़ा किया जा सकता है, अगर हम इस चार्ज को रखें तो माइनस ही, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को अपन इंक्रीज कर दें। तो इंक्रीज करने से ये संभावना बन सकती है कि वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो ऐसे करके रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो कहने का मतलब कि आइडियल डाइपोल की तो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं होगा। ना बीच में होगा ना बाहर होगा। लेकिन डाइपोल में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी डाइपोल के वजह से हम किसी एक चार्ज को एबनॉर्मली इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है आउटसाइड, ठीक है ना। तो इस चीज को ब्रेन में जरूर रखें दोस्तों। ये वाला पंच आ गया अपना, ठीक है। अब अगला देखें कि ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे ख्याल में, और आपको भी समझ जाना चाहिए कि इस डाइपोल की जो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यही होगी दोस्तों, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। क्योंकि यही एक बिंदु है जहां पे दोनों फील्ड बराबर महसूस होंगी और दोनों की दिशा भी सेम होगी, तो ये ट्वाइस हो जाएगी। अदरवाइज अगर मान लो आप बिल्कुल बीच में खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, तो एक की फील्ड क्या है? इस तरफ है और एक की फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के डिस्टेंस जो है वो मैनिपुलेट होंगे। तो इसलिए आप यहाँ भी अंदर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे आपको ये दे दिया उसने कि ये माइनस है और ये प्लस है। तो अगर अपन यहाँ पे खड़े हो गए दोस्तों, तो यहाँ के हिसाब से आप इसको पॉइंट को क्या मार रहे हैं? पी मार रहे हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एक की इस तरफ ये इसको धक्का मारेगी और ये भी इसको खींचेगी। अब ये फील्ड जो है आप कैसे निकाल पाओगे? आपको मालूम है कि ये एल है और ये भी एल है, मतलब आप चार्जेस का पॉइंट सेंटर से ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा
इसको आपको क्या बना करना पड़ेगा, या तो सेंटर से या एज से क्या मानना पड़ेगा, x। ठीक है, अब आप समझ गए कि अगर जब इस की बात आएगी तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बोलो, ये हो जाएगी एल तो इसकी है ही, और एल, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और अब दूसरे की फील्ड देखो, दूसरे की फील्ड क्या हो जाएगी, दूसरे की हो जाएगी 4, क्योंकि उसके लिए तो यही दूरी बची ना, तो दिमाग लगाएं, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, और सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से दूरी हो जाएगी, ये टोटल कितनी है, एल है। ठीक है, उसमें से क्या डिलीट हो जाएगा, एक्स, तो कितना बन जाएगा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। तो मेरा कहने का, मैं ये आपको इसलिए सिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चीजें जो है बोर्ड में बिल्कुल पूछी जाती हैं, और अपने को समझ नहीं आती है कि मैंने इतनी मेहनत करी और ये क्या पूछ लिया है। इसलिए बी केयरफुल की जो भी चीज करें अच्छे से करें, और बिल्कुल हर तरह से सोच के चले दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।